चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर की। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने देखा जो उसका काइंड ऑफ एक ट्रेलर आया है? हाँ मैंने देखा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है कि आपको सिनेमा में कुछ अलग हटके चीज नजर आ रही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज, पहली बार फादर सन साथ में दिख रहे हैं, बाप बेटे साथ में दिख रहे हैं। वो आपने देखा? नहीं वो नहीं देखा मैंने, वो देखना बाकी है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ। मैंने एक और बात सुनी है कि आमिर खान ने एक और चीज़ इसमें बोल दी। उन्होंने कहा है कि भाई लोग थिएटर्स में नहीं जाते हैं और हमारी जैसी फिल्मों को थिएटर्स में क्योंकि जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए मुझे लगा कि हम अपना ही थिएटर एक खोल लेते हैं और फिर इसी के जरिए मैं कम से कम अपनी फिल्मों को दिखा पाऊंगा। बिल्कुल ये भी है। और साथ ही साथ पहली बार जब आप ट्रेलर देखें, क्योंकि यूट्यूब पर अब ये आने वाली है सितारे जमीन पर, और ऐसे में फादर सन पहली बार आमिर खान अपने बेटे के साथ सामने आए हैं। ट्रेलर बेहद मजेदार है और अंदाज अपना अपना का दरअसल एक सीन है वो दोनों ने इनैक्ट किया है उसमें, जो कि कमाल का है। तो आपको बता दें कि थिएटर में सफलता हासिल कर चुकी है फिल्म, यूट्यूब पर रिलीज हो रही है। ऑडियंस इस फिल्म को अब मात्र 100 रुपए में देख पाएगी। और देखिए यूट्यूब रिलीज की अनाउंसमेंट के लिए आमिर ने बेटे जुनैद और आजाद के साथ एक खास वीडियो बनाया है। इसमें वो अपने बड़े बेटे जुनैद के साथ अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना की मजेदार पैरोडी करते हुए नजर आ रहे हैं। जुनैद आपको सलाम करता है। ये क्या हो रहा है? आउट, बोला था ना बाहर खड़े रहो। अबे गधे, मैं तेरा बाप हूं। पिताजी आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। ये किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा तो नहीं, लेकिन अदाकारी और परफेक्शन में उससे कम भी नहीं। आपके जैसा बाप दुनिया में कहीं नहीं है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी सुपरहिट फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पर प्रमोट करने के लिए अनोखा तरीका निकाला। बाबूलाल, एहसान फरामोश, मेरे घर में मेरी सुपर फिल्म सितारे जमीन पर डाउनलोड करके देख रहा है। डाउनलोड करके नहीं मालिक, पैसे देकर ही देख रहा हूँ। और ये कौन है? और इसमें उन्होंने अपने बेटे जुनैद को भी शामिल कर लिया। है तो बड़ा। आमिर इस वीडियो में जुनैद के साथ अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना का एक सीन परफॉर्म कर रहे हैं। पिताजी आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। बाप बेटे की जोड़ी ने अब तक एक साथ स्क्रीन तो शेयर नहीं की है, मेरा मतलब लेकिन इस प्रोफेशनल वीडियो में दोनों एक साथ हैं और दोनों का मजाकिया अंदाज खूब जच रहा है। टाइट कपड़ों के बजाय घर के कम्फी कपड़े हैं और आप घर बैठे बैठे सुपरहिट फिल्म। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता है, अंदाज अपना अपना का कॉमेडी सीन बाप बेटे के इस परफॉर्मेंस के जरिए आंखों के सामने आता जाता है। चाहे वो महापुरुष वाला डायलॉग हो या चने की झाड़ पर चढ़ाने वाली कॉमेडी। आप धन्य, बल्कि आज मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष। पिताजी जो यहाँ जुनैद अपने पिता के साथ करते नजर आ रहे हैं। जब जब तू खुश हुआ है तब तब मैं बर्बाद बाप बेटे की ये जुगलबंदी लोगों को खूब रास आ रही है और इसी बहाने आमिर अपनी असफल फिल्मों पर अफसोस भी जता रहे हैं। मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कर ली, आज तक गालियां खा रहा हूँ। दूसरी दफा तो खुश हुआ था, तूने कहा था पिताजी वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म का रीमेक बना दो। मैंने फॉरेस्ट गंप का लाल सिंह चड्ढा बना दिया। इज्जत तो सितारे जमीन पर आमिर खान के यूट्यूब चैनल आमिर खान टॉकीज पर रेंट पर उपलब्ध है, वो भी महज 100 रुपए में। और मजे की बात तो ये है कि इस 100 रुपए की फिल्म को घर में देखने के लिए जुनैद ने 100 करोड़ का ऑफर तक ठुकरा दिया। आपको सुन के खुशी होगी पिताजी कि मैंने 100 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। क्या? और आपकी फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पे डाल दिया सिर्फ 100 रुपए में। क्या? सिर्फ 100 रुपए में? खैर, बाप बेटे के बीच किया गया ये मजाक भी प्रमोशन का ही हिस्सा है, लेकिन इस पूरे मजाकिया वीडियो में सच तो सच ही है, और वो ये कि सितारे जमीन पर आप सपरिवार घर बैठे महज 100 रुपए खर्च करके देख सकते हैं। मेरे घर में मेरी सुपर फिल्म सितारे जमीन पर डाउनलोड करके देख रहा है। डाउनलोड करके नहीं मालिक, पैसे देकर ही देख रहा हूँ। और ये कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़ा राज है। बहुत बड़ा राज? हाँ है तो बड़ा। मालिक, जुनैद बाबू ने कोई नई स्कीम लगाई है, अकेले में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। बात फिल्मों की हो रही है और भाई फिल्मी फ्राइडे भी है, तो दो फिल्मों का क्लैश है। एक धड़क 2 जो रिलीज हुई और दूसरी है अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2। हालांकि दोनों ही फिल्में सीक्वल हैं और दोनों की टक्कर कड़ी है, लेकिन इनकी टक्कर है सैयारा से। तो सैयारा की सुनामी के बीच ये दोनों फिल्में रिलीज हैं। और देखिए सन ऑफ सरदार की रिलीज डेट पहले आगे बढ़ाई जा चुकी थी और तब भी इसकी वजह सैयारा थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।
एक तरफ है रोमांस और इमोशन से भरी धड़क 2 और दूसरी तरफ है एक्शन, कॉमेडी और पंजाबी तड़के से लैस सन ऑफ सरदार। धड़क 2 वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ने छोड़ा था, लेकिन इस बार किरदारों का इमोशनल ग्राफ और भी गहरा है। लेकिन अजय देवगन स्टारर सन ऑफ सरदार में पुरानी दुश्मनी, नई पीढ़ी और बीच में ढेर सारी कॉमेडी के साथ देसी फन का तड़का भी है। बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों के बीच जंग छिड़ी है और फैंस की धड़कनों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। धड़क 2 में जहां तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी प्यार, दर्द और सामाजिक दबावों से लड़ने की कहानी पेश करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सन ऑफ सरदार में अजय देवगन के साथ रवि किशन पूरे पंजाबी ठाठ में स्क्रीन पर छा गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत आशाएं थी कि 1 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत निराशा हुई देख के। खरे उतरेंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया रोल को, लोगों को पसंद आएगा, खासकर उनके फैंस को पसंद आएगा, तृप्ति के फैंस को भी पसंद आएगा। वन टाइम वॉच है, आप एक बार ज़रूर देखो। इसकी कहानी अलग थी, दोनों को उन्होंने कनेक्शन भी नहीं जोड़ा है। इसकी बिल्कुल कहानी अलग है। बस एक रोशनी वाली है जो बच्ची है, उसको शादी कराने का है, एक पंजाबी लड़के से प्यार हो गया, बस वही ज़बरदस्ती खींचा उन्होंने कहानी को। पर सेकेंड हाफ में जो भी केओस हो रहा था, उन कैरेक्टर जो भी एस्टैब्लिश हुए, उनके अराउंड जो स्टोरी घूमता है, इट वॉज रियली फनी एंड इट वॉज फन टू वॉच। हालांकि धर्मा प्रोडक्शंस की धड़क 2 का पलड़ा भारी दिख रहा है। वजह है सैयारा से शुरू हुआ लव स्टोरीज का ट्रेंड। सैयारा की तरह धड़क 2 भी एक यंग लव स्टोरी है। इस फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। धड़क 2 के टीजर ट्रेलर को भी जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अजय देवगन स्टारर सन ऑफ सरदार 2 की चर्चा तो खूब है, लेकिन अजय देवगन को छोड़ पुरानी स्टार कास्ट फिल्म से गायब है। हालांकि फिल्म पहले 25 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया। ये ऐलान ऐसे वक्त किया जब सैयारा रिलीज हो चुकी थी और पहले वीकेंड पर ही धमाकेदार कमाई कर रही थी। सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स ने रिलीज डेट पोस्टपोन करने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि सैयारा की सुनामी से बचने के लिए ऐसा किया गया। सैयारा की रिलीज डेट आगे बढ़ने से अब सन ऑफ सरदार 2 की धड़क 2 से सीधी टक्कर हो गई। अब देखना ये होगा कि इस क्लैश ऑफ द टाइटन्स के बीच कौन सी फिल्म बाजी मारती है, क्योंकि सन ऑफ सरदार 1 का क्लैश 2012 में शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान से हुआ था। अब अजय देवगन की फिल्म का सीक्वल एक बार फिर क्लैश में रिलीज हुआ है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर उसे कैसा रिस्पांस मिलता है, ये देखना होगा। सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब फिल्मी दुनिया की बात कर लेते हैं टेलीविजन की दुनिया की। तो ये बताइए भाई, बिग बॉस आप लोग देखते हैं? क्योंकि मैं नहीं देखती उतना। कुछ ऐसे सीजन्स थे जो बहुत ही मजेदार थे, जिनकी क्लिप्स भी वायरल होती है। आप ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम पर देख ही लेती हो। कुछ सीजन्स देखे, जिसमें कुछ देखे, हाल फिलहाल वाले नहीं देखे। मैंने भी पुराने वाले। मुझे लगता है कि मैं अपने चैनल से थोड़ा ज्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड हूँ, गुड चीजें देखती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें। वहाँ झगड़े बहुत होते हैं, इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। तो खैर, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी आई, उसके खूब चर्चे हुए, और अब चर्चा किसका? बिग बॉस का। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा है कि शायद एआई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब वो अपने मन से बोलेंगे या उनको फीड कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और उसको सलमान कैसे टेम करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। सलमान का भी उसमें ना अलग ही कैरेक्टर नजर आता है, जैसे वो कंटेस्टेंट्स को डील करते हैं ना एकदम धमाकेदार तरीके से, वो भी मुझे मजेदार लगता है। लेकिन अभी सलमान खान का एक प्रोमो भी रिलीज हुआ है, उसमें क्या कुछ नई चीज है वो आपको दिखाते हैं। 200 दुश्मनों को जाते गया क्योंकि इस बार घर वालों की सरकार टू मच फन होने जाने वाला है यार। तो तारीख तय हो चुकी है, जगह भी तय हो चुकी है और वक्त भी मुकर्रर हो चुका है। बिग बॉस के प्रोमो रिलीज के साथ ही इसकी लॉन्चिंग का इंतजार भी शिद्दत से शुरू हो चुका है। सलमान खान ने अपने इंस्टा अकाउंट पर प्रोमो वीडियो शेयर किया है। प्रोमो में सलमान खान एक नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। सलमान कहते हैं कि दोस्तों और दुश्मनों हो जाओ तैयार, क्योंकि इस बार घर वालों की सरकार टू मच फन होने वाला है यहाँ। इस टैगलाइन से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिग बॉस की पावर घर वालों के हाथ में ही होने वाली है। 200 दुश्मनों को जाते गया क्योंकि इस बार घर वालों की सरकार टू मच फन होने जाने वाला है यार। इस प्रोमो को शेयर करते हुए सलमान खान ने इसके कैप्शन में लिखा, लौट आया हूँ मैं लेके बिग बॉस का नया सीजन
और इस बार चलेगी घर वालों की सरकार। देखिए बिग बॉस 19 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर। बिग बॉस प्रोमो के आने के साथ ही अब इसके होस्ट को लेकर कोई संशय नहीं रह गया है। अटकलों पर विराम लगते हुए हमेशा की तरह एक बार फिर सलमान खान बिग बॉस की कमान संभालते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों के बाद मेजबानी की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जा सकती है। मेजबानी के तौर पर फराह खान, करण जौहर और अनिल कपूर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी ये कयास है, आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। इस बार का बिग बॉस कई मायनों में खास होगा। रोमांच चरम पर होगा और उसकी वजह है आम के साथ साथ खास कंटेस्टेंट। इस बार शो में पहली बार एआई कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। दुबई की मशहूर एआई डॉल हबूबू इस शो में शामिल होंगी। संभावना तो तय है कि भारत की एआई काव्या मेहरा भी इस शो का हिस्सा होंगी। जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों एआई कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में आती हैं, तो शो के कंटेस्टेंट के साथ साथ बिग बॉस देखने वाले दर्शकों के लिए भी एक नई तरह की अनुभूति होगी। बिग बॉस के घर में आम कंटेस्टेंट की तरह दाव पेच आजमाते हुए इन्हें देखना नए तरीके का रोमांच होगा। रोमांच की एक और वजह नए नियमों का होना है। जैसे कि प्रोमो में बताया गया कि इस बार शो के कंटेस्टेंट के हाथ में ही पावर होगी, वहीं एलिमिनेशन में भी कंटेस्टेंट्स का ही हाथ होगा। ऐसे में बिग बॉस के घर में एक खेल का मजा दोगुना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिग बॉस सीजन 19 की लॉन्चिंग तारीख का तो ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक इसके कंटेस्टेंट्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मेकर्स ने 45 से 50 लोगों को अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक शो के कंटेस्टेंट्स की कंफर्मेशन नहीं आई है। कंफर्म लिस्ट अभी तक नहीं आई है। हालांकि कई नामों का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हो जरूर रहा है। ये नाम फाइनल नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि चर्चा किन के नामों को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि टीवी इंडस्ट्री के नामी कलाकारों में शामिल धीरज कपूर बिग बॉस में शामिल हो सकते हैं। टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में श्रद्धा आर्य संग धीरज कपूर की जोड़ी काफी पसंद की गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी भी सलमान खान के शो का हिस्सा हो सकती है। हालांकि मुनमुन की ओर से भी शो में शामिल होने के लिए फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। टीवी एक्ट्रेस खुशी दुबे को भी मेकर्स ने अप्रोच किया। खुशी ने इसे कंफर्म भी किया। रिपोर्ट्स की माने तो खुशी भी इस सीजन में शो का हिस्सा बन सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। अपूर्वा द ट्रेटर्स गेम में नजर आई और अपने गेम से हर किसी का दिल जीता। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजल शेख का नाम भी चर्चा में है और फैजल का इसी साल जन्नत जुबैर से ब्रेकअप भी हुआ है और माना जा रहा है कि फैजल के बिग बॉस में शामिल होने की वजह से जन्नत जुबैर ने शो में आने से मना कर दिया। देखिए, बहुत जल्द बिग बॉस सीजन 19 के कंटेस्टेंट्स कंफर्म हो जाएंगे, उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। लेकिन टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने बिग बॉस में जाने से साफ इनकार कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिका शेरावत से लेकर राम कपूर तक कई ऐसे नाम हैं जिन्हें बिग बॉस ने अप्रोच किया है, लेकिन किसी ना किसी वजह से इन्होंने शो में शामिल होने से मना कर दिया है। गुस्सा दुश्मनों को जाते गया जो इस बार घर वालों की सरकार। राम कपूर टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है जिन्होंने बिग बॉस में शामिल होने से किया है इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम कपूर को बिग बॉस ने अप्रोच किया था, लेकिन राम कपूर ने कहते हुए शो में जाने से मना कर दिया कि एक एक्टर के रूप में बिग बॉस उनकी इमेज के लिए अनुकूल नहीं है। बिग बॉस 18 में गेस्ट के तौर पर शामिल हुई मल्लिका शेरावत भी इस शो का हिस्सा बनना नहीं चाहती हैं। मल्लिका ने अपने इंस्टा अकाउंट पर लिखा कि मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ और कभी नहीं करूँगी, शुक्रिया। बिग बॉस के ऑफर को ठुकराने वालों की लिस्ट में जरीन खान का नाम भी है। जरीन ने कहा कि उन्होंने व्यवहारिक और निजी कारणों से बिग बॉस में शामिल न होने का फैसला किया। साथ ही जरीन ने ये भी कहा कि अपनी जिम्मेदारियों के चलते 3 महीने तक घर से दूर रहना उनके लिए संभव नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता हसनंदानी को भी बिग बॉस ने अप्रोच किया था, लेकिन अनीता ने ये कहकर शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के लिए खुद को उपयुक्त नहीं मानती। अगर वो इसमें हिस्सा भी लेती तो भी मेकर्स को वह ड्रामा नहीं मिलता जो शो में होना चाहिए था।
बताया जा रहा है कि अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने भी बिग बॉस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अंशुला का कहना है कि वो बिग बॉस के लिए उपयुक्त कंटेस्टेंट नहीं है। जन्नत जुबैर भी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने भी बिग बॉस में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि वो अत्यधिक ड्रामा से बचना चाहती थी। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 19 में शामिल होने के लिए राज कुंद्रा को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि परिवार के 2 सदस्य पत्नी शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता पहले ही बिग बॉस में शामिल हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि अभी के लिए ये भागीदारी काफी है। बिग बॉस को इनकार करने वालों की लिस्ट में खान सर का भी नाम है। खान सर पढ़ाने की अनूठी शैली के लिए मशहूर हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर को कई बार बिग बॉस में आने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की एक दिलचस्प खबर। ये खबर आम के प्रेमियों के लिए है, और भला आम किसको पसंद नहीं होता। तो आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी है और आम फलों का राजा कहा जाता है, और जब दोनों का मेल हो जाए तो फिर क्या कहने। असल में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में फलों के राजा आम की शानदार नुमाइश हुई है। इसमें क्या क्या हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन में भगवान भोलेनाथ के भजन की ये सुर लहरियां माहौल को भक्तिमय बना रही हैं। सांसद अभिनेता रवि किशन पहुंचे तो थे आम महोत्सव में भाग लेने, लेकिन अपनी मधुर आवाज से भगवान शंकर के भजन गाकर उन्होंने यहां पर शानदार समा बांध दिया। एक दिन पहले ही रवि किशन संसद में समोसे पर अपने बयान को लेकर चर्चा में आए थे। जब वे आम महोत्सव में पहुंचे तो पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। दिल से धन्यवाद, और इतना ही कहूँगा, सावन का महीना है कि सर्वे विदु सर्वाभितु, सर्वे विदु सर्वाभितु, जीवन भीतु मृत्यु भीतु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। दिल्ली में 18वीं इंडियन मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया तो आम की नुमाइश देखने तमाम खास लोग पहुंचे। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, नेता और साधु संत भी नजर आए। यहाँ तो जो मैं देख रहा हूँ वो अद्भुत है। मैं पहली बार इस महोत्सव में आया हूँ, पर इतने इस तरह के आम होते होंगे, इतनी वैरायटी के आम होते होंगे, इतने सुंदर सुंदर आम होते होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और इनके नाम तो और भी ज्यादा सुंदर हैं। तो सभी कुछ जो है वो एकदम बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अद्भुत है सारा कुछ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महोत्सव है, बहुत मेहनत की गई है इस पर। आम देश का एक ऐसा फल है जिसे आम न कह के हम खास कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। हजारों लाखों लोग इसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। इस आम महोत्सव में आम की 500 से ज्यादा वैरायटी प्रदर्शित की जा रही है, और ये कहना मुश्किल है यहाँ कौन से किस्म के आम मौजूद नहीं है। तो एक मैसेज है, एक प्रयास है कि आम का उत्पादन बढ़े, और हमारा जो फलों का राजा आम है
विशेषकर भारतवर्ष का आम है, इसकी गूंज दुनिया में भी सुनाई दे, इसकी चर्चा दुनिया के अन्य देशों में भी हो, यही हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि निरंतर जो आम महोत्सव होता है, हम लोग अपने प्रयास में सफल है। इस नुमाइश में आम और इससे बने तमाम प्रोडक्ट्स भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ ही आम की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई तकनीक और विशेषज्ञता के बारे में भी बताया गया है, ताकि आम उगाने के प्रति किसानों का रुझान बढ़े और हिंदुस्तान के आम की खुशबू दुनिया भर में फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको एक ऐसी शव यात्रा दिखाते हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अमूमन किसी शव यात्रा में लोग रोते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन इस शव यात्रा का रंग कुछ अलग रहा। और देखिए, पहली नजर में देखने पर मुमकिन है ये आपको शव यात्रा ना लगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक शख्स ने अपने दिवंगत मित्र की अंतिम इच्छा को निभाते हुए उसकी शव यात्रा में बैंड बाजे के साथ डांस भी किया है। खुशी के आंसू की मिसालें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अश्कों को सीने में जज्ब कर मृत्यु के आह्लाद का अनुपम नृत्य आप पहली बार देख रहे हैं। आपको शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। अर्थी के आगे गीत संगीत के साथ नृत्य का ये दुर्लभ दृश्य मध्य प्रदेश के मंदसौर का है। जिस तरह मृत्यु अटल सत्य है, वैसे ही अंतिम यात्रा के समय नृत्य का यह दृश्य भी पूर्णतः सत्य है। तो क्या कोई ऐसा मर गया है जिसके जाने की खुशी में ये शख्स आह्लादित होकर नृत्य कर रहा है? नहीं साहब, नृत्य करने वाले अंबालाल प्रजापत अर्थी पर लेटे सोहनलाल जैन के अत्यंत आत्मीय मित्र हैं। पर अंबालाल प्रजापत अपने मित्र की शव यात्रा में नृत्य क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि चिर निद्रा में सो चुके सोहनलाल जैन की ये अंतिम इच्छा थी। पहले क्या है कि हम पास में बैठते उठते तो ऐसी कुछ गम भरी बात होती हमारे, तो हमारा कुछ आंसू आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आंसू रोने की जरूरत नहीं है, कभी रोना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत मस्त थे वो तो उन्होंने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी शव यात्रा निकली नहीं उस दिन भी डांस करते रहना और नाचते, मतलब डांस करते हुए मतलब मेरी शव यात्रा निकलना चाहिए, इससे उन्होंने बोला था। तो आज उनका हमने इच्छा पूरी करी, अंतिम इच्छा हमने पूरी करी। बातों बातों में सोहनलाल जैन ने अपने मित्र से कई बार ये इच्छा जताई थी, लेकिन मन में आशंका थी कि मेरी मौत के बाद मेरा मित्र गमों के तूफान में कहीं बिखर न जाए। इसलिए 9 जनवरी 2021 को सोहनलाल जैन ने अपने जिगरी दोस्त अंबालाल को एक पत्र लिखकर भी यही इच्छा पुख्ता की थी कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे मित्र की आंखों से अश्क की एक बूंद भी ना निकले और गीत संगीत और नृत्य के साथ मुझे ऐसी विदाई दी जाए जो मिसाल बन जाए। डरते नहीं थे बीमारी से, कैंसर था उनके, लेकिन डरते नहीं थे। वो बोलते कि मरना तो है ही, जिस दिन अपने पैदा हुए तो मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए डरने की तो जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारी तो अंतिम यात्रा नाचते कूदते हंसते ही निकालना। हाँ, वो पत्र लिखा था उन्होंने, पत्र इसीलिए लिखा था उन्होंने कि नाचते कूदते निकलना। और हमने भगवान से जोड़ के गए, हो मंदिर जाना, ऐसे करना वैसे करना। हमारे तो वैसे मित्रता भी थी और गुरु के समान भी थे वे। गुरु समान मित्र की मृत्यु के बाद अंबालाल प्रजापत खुद को इंतहाई अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन सोहनलाल जैन के साथ बिताए खूबसूरत पल समंदर की वाचाल लहरों में हिचकोले ले रही जिंदगी की कश्ती का पतवार साबित हो रहे हैं। मंदसौर का जवासिया गांव आज सोहनलाल और अंबालाल की मित्रता की मिसालें दे रहा है। देखो जी, सोहनलाल जी जो जैन साहब थे उनके और अंबालाल जी प्रजापत जी बहुत ही अच्छी मित्रता थी इनके और इतना घनिष्ठ प्रेम था। शायद ऐसा प्रेम शायद ही किसी के रहा होगा, बहुत ही अच्छा प्रेम। 2021 में भी इन्होंने जब पत्र लिखा था, बीमार हुए थे, तो जब मेरी अंतिम यात्रा निकले
उस समय आप हंसी खुशी से मुझे यहाँ विदा करना, और ऐसा नहीं तुम रोना यहाँ। और जब मेरे शव यात्रा निकले उस समय आगे तुम नृत्य करते हुए मुझे यहाँ से विदा करना, क्योंकि मेरी अंतिम विदाई है और अंतिम विदाई में तुम मुझे अच्छे से विदा करना यहाँ। और बहुत ही अच्छी मित्रता रखते थे। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, रह जाती है दोस्ती। सचमुच ये दोस्ती युगों युगों तक याद की जाएगी। आज हरिवंश राय बच्चन की कालजयी कृति मधुशाला की वो पंक्तियां सजीव जान पड़ रही हैं। दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। मंदसौर से आकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं सावन में भोले की भक्ति की। सावन का महीना अपने अंतिम पड़ाव में है और कावड़ की रौनक भी कम होने लगी है, लेकिन भोले के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आपको एक ऐसे ही भोले शंकर के भक्त से हम मिलवाते हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी 30 साल बाद एक बार फिर कांवड़ लेकर निकले हैं। सुल्तानपुर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए उनकी कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कंधे पर कांवड़, बदन पर गेरुआ वस्त्र और जुबान पर बम बम भोले का जयकारा। जुबान पर बोल बम का नारा, बदन पर गेरुआ वस्त्र, कंधे पर कावड़ और मन में भोले शंकर के लिए अपार आस्था। ये दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हैं, जो सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ के धाम की तरफ निकल पड़े हैं। भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए आम हो या खास, हर कोई सिर झुकाए आगे बढ़ रहा है। मनोज तिवारी भी इसी रंग में रंगे हैं। सुल्तानगंज से स्नान कर, जल भरा कर और बाबा अजगैबीनाथ की पूजा कर पद यात्रा शुरू की। मनोज तिवारी अपने साथियों के साथ बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए देवघर के बैद्यनाथ धाम को रवाना हुए, जहां वो जल्द ही बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम पर जाने के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि 30 साल बाद कावड़ यात्रा कर रहे हैं। 3 मुद्दे हैं मेरे, जो पूरा होगा बाबा भोलेनाथ से मेरी कामना है। हम तो आज 30 साल बाद जल उठाए हैं, 95 के बाद 25 में। 3 मुद्दे हमारे कान में आए हैं और वो पूरा होगा, ऐसा निश्चय करके जा रहा हूँ। अपनी भूमिका का निर्वाह करूँगा। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा और भजन गायकी में चर्चित नाम है। बाबा बैद्यनाथ पर उन्होंने कई प्रसिद्ध भजन भी गाए हैं। सृष्टि से पहले जे रहे भेटाइल, बाटे जे हर कण कण में। ऐसे में बैद्यनाथ धाम से उनका गहरा नाता है। सावन का महीना अपने अंतिम पड़ाव में है और कावड़ की रौनक भी कम होने लगी है, लेकिन भक्तों का उत्साह लगातार बना हुआ है। राजीव सिद्धार्थ के साथ गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई ये पवित्र यात्रा 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा में पहुंचने के साथ संपन्न होगी और छड़ी मुबारक 4 अगस्त को श्रीनगर से रवाना होगी और पहलगाम से पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म का प्रतीक है। बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य पाने लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा में बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत खड़े हैं, वहीं कहीं शिव के दरबार की घंटियां बजती हैं। ये दृश्य देखकर भक्तों में खुशी का उत्सव होता है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह भाव की भक्ति और आत्मिक अनुभवों की परंपरा है। भारत की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को माना जाता है। इस साल 3 जुलाई को पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी और अब यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। लाखों श्रद्धालुओं ने इस बार भी हिमालय की ऊंचाइयों में पवित्र बाबा बर्फानी के दरबार में हर हर महादेव के जयकारों के साथ हाजिरी लगाई थी। जब छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू होती है, तभी से अमरनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव भी शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक पवित्र छड़ी नहीं,
बल्कि भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है, जो पीढ़ियों से चले आ रही रिवाजों और आस्थाओं का केंद्र रही है। इस साल 4 अगस्त को छड़ी मुबारक श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में अपने पारंपरिक रास्ते पर निकलेगी और साधु संतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं के साथ पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए 9 अगस्त को पवित्र गुफा मंदिर पहुंचेगी। इस पूरी यात्रा के दौरान मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों की गूंज वातावरण को शिवमय कर देती है। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था होती है, पाँवों में थकान नहीं होती और दिलों में केवल एक ही भाव, बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य। 4 अगस्त को पहलगांव में लेदर नदी के तट पर पारंपरिक अंतिम पूजा की जाती है और यहाँ से यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुँच जाती है। जब छड़ी मुबारक को लेकर साधु संत हिमालय की कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं, जब बाबा का आशीर्वाद हो तो कठिन यात्रा भी भक्तों के लिए आसान लगने लगती है। ये पूजा केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का संगम है, जहाँ आंसू भी होते हैं, मुस्कान भी, और उस शिव भक्ति का अनुभव जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है। अब ये पवित्र यात्रा 9 अगस्त को औपचारिक रूप से समाप्त होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के दिल में बाबा बर्फानी की यादें हमेशा के लिए बस जाएंगी। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भक्तों का बाबा बर्फानी के प्रति अटूट प्रेम है, जिसे दिल में समेटे हर साल लाखों भक्त यात्रा करते हैं। छड़ी मुबारक जब पवित्र गुफा में अंतिम अनुष्ठान के साथ विराजमान होगी तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाएगा और फिर अगले साल तक के लिए इस यात्रा को विराम मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और कांवड़ के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम में उत्सव के रंग आपको हम दिखाते हैं। भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर है देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम। सावन के अंतिम सप्ताह में यहाँ शिव पार्वती पूजन महोत्सव की धूम है। 7 दिन के इस उत्सव में श्रद्धालु पूजा, कथा और भजन कीर्तन में लीन हैं। पारंपरिक परिधानों में कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया और इस दौरान मंदिर की 18 दान पेटियों में 18,92,047 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ा, जिसमें डॉलर और नेपाल की करेंसी भी शामिल है। भजन, कीर्तन, आस्था और उत्साह, ये नजारा है बाबा बैद्यनाथ के पावन धाम का। सावन के पावन महीने में देवघर उत्सव में डूबा है। शिवमय हुई इस पवित्र नगरी की ये रौनक 7 दिवसीय शिव पार्वती पूजन की है। यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ कथा का भी आयोजन किया गया है। तो वहीं पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने भक्तिमय माहौल में 4 चांद लगा दिए। सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन बीते दिनों में इस पावन बैद्यनाथ धाम में आने वाले बाबा के भक्तों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर में मौजूद कुल 18 दान पेटियों से 18,92,047 रुपए का दान मिला है। खास बात यह है कि विदेशी श्रद्धालुओं का आगमन भी देवघर में हुआ है, क्योंकि चढ़ावे में डॉलर और नेपाल की करेंसी भी मिली है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही ड्रोन एक्सपो लिए चलते हैं, जहां मौजूद ड्रोन्स के भारत के भविष्य की एक तस्वीर देखने को मिल रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जिन कामकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, उनकी झलक भी इस एक्सपो में देखने को मिल रही है। कुछ दिनों के लिए जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चला, उसमें कामिकाजी ड्रोन्स का नाम हमने बहुत सुना, जिनका इस्तेमाल भारत ने किया। कामिकाजी ड्रोन्स किस तरह के होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो अभिषेक के हाथ में है, इसे ही आप कामिकाजी ड्रोन समझिए। इनका ही इस्तेमाल किया गया था जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई कुछ दिनों के लिए चल रही थी। तो अभिषेक, ये उसी तरह का एक ड्रोन है, क्या कुछ खासियत होती है? जी सर, आप इसे देख रहे हैं, ये काफी छोटा एक ड्रोन दिख रहा होगा आपको, बट इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ही डायनेमिक है। मतलब जब आप टैक्टिकल वॉरफेयर देखते हैं, जब आप ऐसी चीजें देखते हैं जहां पे आप एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर देखते हैं कि आप एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ चीजों में या कम एम्युनिशंस के साथ एक बहुत बड़े मूवमेंट पे या ट्रूप्स की मूवमेंट पे या आर्टिलरी गन्स पे आप हमला कर सके, तो आप एक कामिकाज़े ड्रोन की तरफ देखते हैं।
ये FPV कामिकाज़े ड्रोन है। FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी कि जो पायलट होगा उसको सामने दिख रहा होगा इस कैमरे की मदद से कि क्या चल रहा है टैक्टिकल वॉरफील्ड में, और वो अपने उसके हिसाब से ही इसके नीचे जो पेलोड होगा, जो कि एक बॉम्ब हो सकता है, एक मोटार हो सकता है, एक ग्रेनेड हो सकता है, उसको वो ड्रोन के साथ या फिर ड्रोन से सिर्फ ड्रॉप कर सकता है अपने एनिमी ट्रूप्स के ऊपर। और वहां से हम एक मोमेंटम गेन करते हैं कि हम आते हुए ऑफेंसिव फोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आगे क्या है, वो अचंभे में आ जाता है। तो ये शॉकिंग तरीके से लिया जाता है मार्केट में कि जो भी चीज गिरे वो कैसे और कहां से आया पता ही ना चले। लेकिन ये इतना छोटा है, कितना गोला बारूद या फिर जो भी कुछ है, कितने वेट का कैरी कर सकते हैं? तो सर अभी इसकी कैपेबिलिटी लगभग 1.5 किलो की है। 1.5 kg मतलब आप समझिए कि एक 51 mm का मोटर जो होता है या फिर एक हैंड ग्रेनेड ले सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी रखता है। और एक 51 mm का मोटर आपके बहुत ही अच्छे व्हीकल्स को और एक छोटे एरिया के ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल रहता है। जैसे कि आप आर्टिलरी गन्स देखते हैं जो फायर की जाती है, अगर वो स्टैटिक है और हमें लोकेशन पता है तो हम सिर्फ एक इसके साथ पूरा उनका एमुनेशन डिपो उड़ा सकते हैं, क्योंकि एक एमो डिपो जब मतलब सबसे इजीली एक्सप्लॉइटेबल एंटिटी है जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक बॉम्ब गिरा के इग्नाइट कर सकते हैं बड़े रेंज पे। तो ये वो कैपेसिटी रखता है ये ड्रोन। चीजें आगे बढ़ेंगी और इसके लिए सिर्फ एक लाइन की देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और चलिए अब आपको कराएंगे समुद्री दुनिया की सैर। आपको एक अनोखे मैरीटाइम म्यूजियम लिए चलते हैं। ये म्यूजियम देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जहां लोगों को नेवी के युद्धपोतों से जुड़े मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। यह अनोखा म्यूजियम आज की युवा पीढ़ी को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाता है। एक ही छत के नीचे भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये म्यूजियम जितना अनोखा है उतना ही शानदार भी है। ये अनोखा म्यूजियम कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जिसे बनाया है नौसेना के ही रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने, जिन्होंने इस म्यूजियम में युद्धपोतों के मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और देश की समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। एक ऐसे म्यूजियम में आपको लेकर आई हूँ जो दिल्ली का इकलौता मैरीटाइम म्यूजियम है, डिफेंस कॉलोनी में, और हमारे साथ है रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर रंजीत राय सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा म्यूजियम बनाया और मैं वहाँ पे आकर आपसे मिल पा रही हूँ। कैसा सपना, कब स्थापना हुई और क्या सोचा आपने? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी 31 साल नेवी में थी, उसके बाद 12 साल एक कंपनी मर्चेंट नेवी संभाली। तो जब कोई भी काम करता है नेवी में, उसके नस में नमक आ जाता है। भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये है भारत का समुद्री इतिहास। 3500 BC लोथल, जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक म्यूजियम बना रहे हैं लोथल में, और अब पवन तक कारगिल की लड़ाई, और अब मैं एक और ऑपरेशन सिंदूर अगले हफ्ते तैयार होगा। तो ये है इतिहास भारत का। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने 31 साल नौसेना में रहकर देश सेवा की। इस दौरान उन्होंने नौसेना के शौर्य, पराक्रम, उसके इतिहास और उपलब्धियों के बारे में जो जाना, जो देखा और जो सीखा, उसकी झलक इस म्यूजियम में देखने को मिलती है। बड़ी बात यह है कि ये मैरीटाइम म्यूजियम उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में तैयार किया है, जहां नेवी की उपलब्धियों को बेहद शानदार तरीके से दर्शाया गया है। ट्रेनिंग शिप डफरिन इंडियन नेवी 1934 में बनी, और जब लड़ाई आ गई 1939 में, तो छोटी नेवी एक बड़ी रॉयल इंडियन नेवी बन गई। तो जो अफसरान ने ट्रेनिंग ली डफरिन में, वो सोमन साहब हमारे चीफ बन गए, करमाकर साहब, कृष्णन साहब, जो भी बड़ा नाम आप ले लें, वो लड़ाई में वॉर हार्डन्ड होके लड़ाई की एक्सपीरियंस के साथ इस नेवी को बनाई है। आप जब देखेंगे हमारा INS दिल्ली और INS
तो अमेरिका के जो जहाज़ हैं, आप यहाँ देखिए अमेरिका के जहाज़, और अब भारत के जहाज़ लगभग हो रहा है। तो हमारी नौसेना आगे बढ़ रही है। अब आइए देखिए, हम नेविगेशन करते हैं सितारों से और चांद से और धूप से। तो ये सेक्सटेंट एंगल लेता है, और ये सेक्सटेंट एंगल लेता है तो हमें पता चलता है समुद्र में कहाँ है। ये म्यूजियम रोजाना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलता है, जहां लोग पहुंचकर नौसेना की गौरव गाथा को देख सकते हैं। इस म्यूजियम को आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं जब नेवी में था, हमको रोज शाम को 1 घंटा मूवी देखनी थी। तो ये पुराने ज़माने का मूवी है, टीवी नहीं थी, लेकिन शाम को कभी कभी वो मूवी हम लोग 3 दफ़ा देख लेते थे, क्योंकि वहाँ ऑक्यूपेशन मतलब हमको ऑक्यूपाई करके रखा। अकेले हैं हम, कोई दुकान नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, तो खुशी जहाज़ की ऑक्यूपेशन से होती है। तो हमें मूवी देखनी थी, मेंटल स्टेट अच्छा रहे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, काम रहे। बिल्कुल ठीक। भारत ने भी जो 1971 वॉर में किया था और कराची में जो अटैक मिसाइल बोट्स ने किया था, भारत का दर्जा और आगे हो गया। संग्रहालय की एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज और किताबें मौजूद हैं जिनके जरिए भी लोग भारतीय नौसेना के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ना लहरें हैं, ना ही लाइट हाउस, लेकिन समुद्र की जो ताकत है वो पूरे इस मैरीटाइम, दिल्ली के इकलौते मैरीटाइम म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर नौसेना की जो ताकत है, इतिहास है, वो आपको सुनाई देगी। कैमरा पर्सन संजय समीर के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और अब पेश है किस्सा कामयाबी का। दिल्ली की भाव्या बजाज ने एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया है। कोरिया में हुई इस स्पर्धा में भाव्या ने 1000 मीटर की स्प्रिंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। इस प्रतियोगिता में इस युवा चैंपियन ने अलग अलग कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल हासिल किया। भाव्या कामयाबी की इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहती हैं और इसी तरह अपने परिवार और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। 경기 초반 레이스를 펼치고 있고요. 김예람과 전하열 선수는 भाई कैसे कलाकार से आपको मिलवाते हैं जो बनाते हैं ऐसी अनूठी कलाकृतियां जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे क्या बात है। दरअसल यहाँ कलाकार की ऐसी सोच है, उसकी ऐसी इमेजिनेशन है जो किसी शहर, राज्य या फिर देश की संस्कृति को संरक्षित करने, उसे बचाने की एक मुहिम है। डायनासोर और जलदेवी जैसी ये तमाम कलाकृतियां बेशक नायाब हैं, अपने आप में अनोखी हैं, साथ ही बेहद खूबसूरत और कुछ खास संदेश देती भी हैं। दरअसल इस कला को आकार दे रहे हैं नाइजीरियन आर्टिस्ट इमैनुअल इकोकोटू। अबुजा म्यूजियम में पेड़ की जड़ से महिला के सिर का रूप देने वाले इमैनुअल वहां की सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखने के मिशन पर निकले हैं। पेड़ की जड़ों से तैयार की जा रही इन सभी कलाकृतियों को बनाने के पीछे इमैनुअल का मकसद अपनी इस पहचान और नाइजीरिया की संस्कृति को संरक्षित करना है। These days, a lot of us has lost this value of our identity, not knowing where we come from. By our names, you ask some persons today, do you know how to speak your dialect, your language? They say, I'm trying. It's not a shame. 49 साल के इमैनुअल इकोकोटू की इन सभी नायाब कलाकृतियों में से एक ये वाटर गॉडेस यानी जल देवी भी है, जिसके झड़ते बालों को पेड़ की जड़ से ही बनाया गया। ये कलाकृति नाइजीरिया की पारंपरिक जल देवी का प्रतीक है, जो इस कला के माध्यम से यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की न केवल एक मिसाल है, बल्कि इसे आकार देने वाले इमैनुअल के मिशन का हिस्सा भी है। Art is not just an art piece.
that you come across and just, oh, beautiful. It reminds you of your identity. And all over the world, we all have our roots because we are all from somewhere. लागोस शहर में इमैनुअल अपने साथी के साथ झाड़ियों और नदी किनारे लगे पेड़ों की जड़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे स्टेप बाय स्टेप एक से बढ़कर एक नायाब कलाकृति उकेरते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं। Getting the material is a bit challenging. At times, when I'm driving along the street of Lagos like this, I can see it's a log of food roots on the floor. I'll just pack and begin to put it inside the car. So a lot of people look at this is a madman, he has a car. What is he doing with all this? Is he a native doctor? बेशक किसी भी देश की संस्कृति को संरक्षित करने की ये सराहनीय कोशिश है। यही वजह है कि नाइजीरिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखने के लिए स्कल्पचर आर्टिस्ट इमैनुअल इकोकोटू का ये मिशन एक अनोखा और प्रेरणा देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।